तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में जो हम कर रहे थे, एल एच मॉर्गन, लुइस हेनरी मॉर्गन का कंट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे। तो उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने एल एच मॉर्गन के कंट्रीब्यूशंस में हमने देखा था कि उनका जो सैवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन, इस ये जो टाइलर का सिंपल स्कीम था, इसमें काफी इलाबोरेशन किया था इन्होंने। इन्होंने सिर्फ कल्चर एज अ होल, मूविंग फ्रॉम सेवेजरी बारबेरिज्म सिविलाइजेशन नहीं, इन्होंने साथ में टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व करती है, पॉलिटिकल सिस्टम्स, मैरिज, किनशिप टर्मिनोलॉजी, विथ एग्जांपल्स इन्होंने डिस्कस किए थे जो हमने देखा। हमने उनका कंट्रीब्यूशन इन मैरिज थोड़ा डिटेल में देखा। उनका कंट्रीब्यूशन इन किनशिप किनशिप टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट में देखा था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन इन फील्ड वर्क। सो ही वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल टू यूज फील्ड वर्क। सो बाद में हम देखेंगे मेलिनोस्की, एंड विल आल्सो सी विल आल्सो सी बोएज, फ्रेंड्स बोएज, WHR रिवर्स भी दिखेंगे। और इसके बाद आने वाले सारे के सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क पे जोर देंगे। लेकिन मेलिनोस्की ने 1920s, 1915 16 के बाद से फील्ड वर्क किया था। बोएज ने 1899 1890s के बाद, WHR रिवर्स का भी सिमिलरली 1890s के बाद फील्ड वर्क है। इन सबका फील्ड वर्क 1900 के आसपास स्टार्ट होता है, 1900 स्टार्ट होने के कुछ सालों पहले या कुछ सालों बाद। लेकिन हम बात कर रहे हैं एल एच मॉर्गन की, जिन्होंने 1860 70s 50s में ही फील्ड वर्क किया था। सो ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, ही इज इनफैक्ट द अर्लीस्ट पर्सन टू डू फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी। इनका फील्ड वर्क कैसा था? ये एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं इरोकोइज इंडियंस। इरोकोइज इंडियंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेवरल ट्राइब्स इन अमेरिका। अमेरिका का जो आज न्यूयॉर्क है, उस न्यूयॉर्क के एरिया के आसपास से लोग रहते थे। इनका जो लैंड था, वो वहां पे एक रियल एस्टेट कंपनी ग्रैब कर रही थी, एक रियल एस्टेट कंपनी इनका लैंड कैप्चर कर रही थी, कुछ फ्रॉडुलेंट मेथड यूज करके, कुछ फ्रॉड यूज करके। सो उस रियल एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट में वो लॉयर्स, ट्राइब्स ने इनको अप्रोच किया कि सर, आप सिंस आप एक लॉयर हैं और आपका प्रिमिटिव कल्चर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज हमारे लिए ये केस फाइट करें। तो उन्होंने केस उनके लिए फाइट किया और उनकी जीत हुई। वो रियल एस्टेट कंपनी हार गई और लैंड जो यहाँ के ट्राइबल्स थे उनको वापस मिल गई। सो इसके इसके बाद क्या हुआ कि इनका इंटरेस्ट ऐसे ही पहले से था, बट इनका इंटरेस्ट अब और ज्यादा बढ़ गया। ये उनके साथ रहने लगे, उनके साथ आना जाना, उनके साथ बहुत घुलना मिलना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। इनफैक्ट एक बंदा था एली पार्कर। एली पार्कर, ये एली पार्कर उसका इंग्लिश नेम था, उसका एक्चुअल नेम कुछ और था, मतलब उनके इरोकोइज लैंग्वेज में। सो एली पार्कर, उनका उनको इतना पसंद आया है ये बच्चा था उस टाइम पे, कि इन्होंने उसका एडुकेशन, हायर एडुकेशन सब कुछ फंड किया। सब कुछ फंड किया, इसको पढ़ाया लिखाया, और उस ट्राइब के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने, उस ट्राइब ने इनके लिए बहुत कुछ किया। ऑलमोस्ट ये उस ट्राइब का एक मेंबर हो गए थे लगभग। और सो उनके साथ रह के उनके सिस्टम्स को समझा। सो दैट इज फील्ड वर्क। इन्होंने क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल किया। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर हम पढ़ेंगे जब यूनिट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जो यूज की जाती है। क्वेश्चनेयर क्या होता है? आप लोग भी देखते होंगे अभी इंटरनेट पे, जब इंटरनेट खोलते हैं तो एक क्वेश्चन पॉपअप करता है कि आपको ये आर्टिकल कहाँ से मिला, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा, क्या आप अपने कितने दोस्तों को रेकमेंड करेंगे, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो क्वेश्चनेयर क्या होता है? कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ रेस्पोंडेंट्स को उनको सवाल दे दिया जाता है, कागज पे प्रिंटेड क्वेश्चंस रहते थे कि अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, कि आपका रिलीजन किस तरह का है, आप किसकी पूजा करते हैं, आपका चीफ डेइटी कौन सा है, आप लोग का मेन खाना क्या है, आपका फेस्टिवल्स क्या है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस चारों तरफ बांटना, और उन क्वेश्चंस का रिप्लाई जब आता है तो उस क्वेश्चंस के रिप्लाई के हिसाब से अपना थ्योरी बनाना। सो क्वेश्चनेयर कहते हैं उसे। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी इज फैमिली ट्री का स्टडी करना। सो इन्होंने जो एली पार्कर होगा, एली पार्कर को पूछा होगा, ठीक है एली पार्कर, अ, आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं, और आप इस तरह का रिलीजन फॉलो करते हैं, आपके फादर भी क्या वो करते थे? आपके फादर के ब्रदर सिस्टर्स के बारे में कुछ याद है आपको, वो भी कैसा करते थे? क्या आपने अपने ग्रैंडफादर को देखा है, वो क्या यही करते थे? तो गोइंग बैक इन द जनरेशंस, एक फैमिली हिस्ट्री किया जाता है। जीनियोलॉजी कैन बी ऑफ कल्चरल थिंग्स लाइक
कि रिलीजियन में क्या कपड़े क्या पहनते थे, खाना क्या खाते थे आपके फादर, ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी मम्मी के साइड में, पापा के साइड में। या इट कैन ऑल्सो बी जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल। ये पूछ सकते हैं कि आपको ये जो कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, क्या आपके पापा को भी था, क्या आपको पता है, क्या आपके भाई बहनों को भी है, आपके 4-5 भाई बहन में से कितने भाइयों कितने बहनों के हैं। ठीक है। इस तरह से करके पास्ट फैमिली में घुस के हम देख सकते हैं कि और किसका किसका वो प्रॉब्लम था, और फिर हम उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, वो जेनेटिक डिजीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे इनहेरिट हो रहा है, कैसे पास ऑन हो रहा है, वो भी समझ सकते हैं। तो जीनियोलॉजी का इस्तेमाल जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए भी होता है, बट यहाँ पे उन्होंने उसके लिए नहीं किया, इन्होंने किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चरल प्रैक्टिस। तो ये सब फील्ड वर्क टेक्निक्स उन्होंने यूज की थी, and while studying the Iroquois Indians. So he was not a armchair anthropologist. So हम जितने क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, ये लोग आराम से अपनी आराम कुर्सी पर बैठ के कुछ सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ते हुए, किसी ने चिट्ठी भेजी है, किसी ने अपना कुछ डायरी लिखा है, किसी ने रिकॉर्ड, किसी ट्रैवलर ने अपना रिकॉर्ड लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, वहां पे कैसी कैसी ट्राइब्स को इनकाउंटर किया। किसी ने अफ्रीकन ट्राइब्स के बारे में लिखा है, किसी ने सो अलग अलग जगहों से उनको जो दूसरों का लिखा हुआ कुछ मिल जाता था, सेकेंडरी सोर्सेज, उसको इस्तेमाल करते थे। सो ये बाकी लोग करते थे, लेकिन वो फील्ड वर्क नहीं करते थे। लेकिन एल एच मॉर्गन के बारे में ये नहीं कह सकते, वो फील्ड वर्क किया उन्होंने, तो उनको हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। ही वॉज अ फील्ड वर्कर। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनका एक और कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जो इरोक्वाइज को स्टडी किया, उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी, द लीग ऑफ द इरोक्वाइज, 1851। इसका मतलब ये ऑलरेडी 1850s तक काफी उनके बारे में जान चुके थे। सो इनका फील्ड वर्क 1850 के पहले से चल रहा है। सो यू कैन सी कि वो बाकी लोगों से कितना आगे थे। बाकी लोगों ने 1890 के बाद फील्ड वर्क शुरू किया, और ये तो फील्ड वर्क को पॉपुलर किया 1890, 1890s ऑनवर्ड्स। फ्रांस बोएज ने पॉपुलर किया, WHR रिवर्स ने, और बाद में मेलिनोस्की ने उसको काफी रिफाइन किया 1920s में। बट 1835-40 के टाइम पे ये कर रहे थे, तो ही वॉज द पायोनियर। उनको पायोनियर कह सकते हैं, फील्ड वर्क का पायोनियर। क्योंकि ये उन्होंने तब किया जब कोई और नहीं करता था, जब बाकी लोग नहीं कर, जब वो फैशन में नहीं था। अब तो एंथ्रोपोलॉजी में फैशन में है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने के लिए फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज नाउ कंसिडर टू बी अ फील्ड साइंस। वो लैब में बैठ के या क्लासरूम में बैठ के नहीं होती है, उसको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। बट अब ऐसा चलन है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग बैठे बैठे ही नहीं सारा थ्योरीज बनाते थे। उस टाइम पे जब ये चलन नहीं था, उस टाइम पे इसको करना मतलब ही वॉज अ ट्रू पायोनियर ऑफ फील्ड वर्क। अच्छा, तो इन्होंने एक एथनोग्राफी लिखी है रेड इंडियंस की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे एथनोग्राफी कोई नहीं लिखता था, इस टाइम पे लोग एथनोलॉजी लिखते थे। सो आपको थोड़ा मैं समझा दूं एथनोलॉजी और एथनोग्राफी का डिफरेंस। एथनोलॉजी एंड एथनोग्राफी। तो जो इनका टाइम है, जो मॉर्गन का टाइम है, 1800s, 1850, 60, 70, 80 ऑनवर्ड से लेके आप समझ लीजिए 19th सेंचुरी के एंड तक, ये टाइम था कॉलोनियलिज्म का। दिस वाज टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म अपने पीक पे थी, साम्राज्यवाद अपने, साम्राज्यवाद नहीं इसको कहेंगे, हिंदी में कॉलोनियलिज्म को कहते हैं, साम्राज्यवाद तो शायद इंपीरियलिज्म को कहते हैं। कॉलोनियलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करने का। तो कॉलोनियलिज्म जो है, जहाँ पे ब्रिटिश लोग जाके दूसरे जगहों पर अपनी कॉलोनीज बनाते थे, ब्रिटिश या यूरोपियन पावर्स। सबसे आगे उसमें ब्रिटिश थे, अव्वल नंबर की कॉलोनियलिस्ट। सो कॉलोनियलिज्म का टाइम था जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इस तरह की और भी कंपनीज थे, जो कि इंडिया, कैरिबियन, जो बाद में जिसको हम आज वेस्ट इंडीज बोलते हैं,
अमेरिकाज, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगहों पे इन लोगों ने कॉलोनीज बना रखी थी। और यहाँ पे इनके डिफरेंट डिफरेंट प्लांटेशंस थे, गन्ने का शुगर केन प्लांटेशन, जूट प्लांटेशन, कॉफी, टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली ये इन जगहों को रूल कर रहे थे, इन जगहों से रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अपने आप को अमीर कर रहे थे। सो कॉलोनियलिस्ट का एक ही गोल था कि अपना रूल जितना हो सके लंबा खींचना, जितना साल, जितने दशक, जितने शतक हो सके उस कंट्री पे रूल करते रहना, उसको अपना प्रॉपर्टी के हिसाब से बना के रखना। तो उसके लिए उन्होंने रियलाइज किया कि जैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे कि 1800 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1757 आई थिंक बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, प्लासी बक्सर ये सब होने के बाद जैसे ही ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ और उन्होंने आते ही पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज किया कि इतना टैक्स देना पड़ेगा, दुगना लगान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा लगान बढ़ा दिया इन्होंने। जमींदारी सिस्टम, रेतवारी सब लगा के, उसके बाद स्पेशली जमींदारी सिस्टम। उसके बाद लीगल सिस्टम में चेंज आया, पंचायत बोल के कुछ नहीं रहा। अब उनका कोर्ट कोर्ट सिस्टम आ जाएगा, जहाँ पे जज रहेगा, आपको वकील लेके आना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लीगल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस, पहले पंचायत, लॉ एंड ऑर्डर, पहले पंचायत लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस सब कुछ देखती थी, सबको डिस्प्लेस करके इन्होंने अपना पुलिस सिस्टम ला दिया, थाना खोल दिया, कोर्ट खोल दिया, कोर्ट कचहरी, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, जिसको लेके लोकल लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी, स्पेशली ट्राइबल्स। सो 70 50s ऑनवर्ड्स सबसे बड़ा रिवोल्ट 1857 में हुआ, लेकिन ये पहला रिवोल्ट नहीं था। इसके पहले तकरीबन 100 साल से, 1757 से 1857, तो 100 साल हो चुके थे तब तक ब्रिटिश लोग के रूल के। 1757 से ही जगह 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 पर इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में पीजेंट एंड, मतलब किसान एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। जगह जगह पर रिवोल्ट करते थे लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जिनको बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता था। ये सारे रिवोल्ट जब होने लगे तो ब्रिटिश को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, हमें क्या करना है, कि क्या चीजें हैं जिससे ये लोग ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्या चीजें हैं जो हम अगर नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, चुपचाप हमारी बात मानेंगे। क्या करना होगा कि इनको अच्छे से हम रूल कर सकें, अच्छे से मतलब नॉट इन द सेंस कि एक मोरल वे में, अच्छे से मतलब हमारा रूल चलता रहे, क्या ऐसा किया जाए कि हमारा रूल चलता रहे इनके ऊपर। उसके लिए इन इंडियंस को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो उसको उसके लिए इन्होंने हमें स्टडी करना शुरू किया। सो लॉट ऑफ ब्रिटिश ट्रैवलर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स ने इस टाइम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं, सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब्स के बारे में, सारे जो आपका झारखंड बेल्ट है, झारखंड वाला बेल्ट है, सेंट्रल इंडिया, झारखंड के ट्राइब्स के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो दलित कास्ट्स हैं उनके बारे में। ये किताब है द चमार्स, वहां पे यूपी के जो दलित थे उनके उनके ऊपर एक किताब लिखी है द चमार्स। ऐसे करके डिफरेंट कास्ट्स, ठीक है। अब जैसे वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही पावरफुल कास्ट थी, कायस्थ, एक ग्रुप ऑफ कास्ट है, इसके अंदर काफी सारे कास्ट आते हैं। सो कायस्थ ऑफ बंगाल, द चमार्स ऑफ यूपी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स को इन्होंने स्टडी करना शुरू किया, जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिवली रूल कर सके, अपना रूल को बढ़ा सके, एक्सटेंड कर सके। दिस स्टडी वाज नॉट टू हेल्प द इंडियंस, दिस स्टडी वाज टू हेल्प द ब्रिटिश टू एक्सटेंड देयर रूल ओवर इंडिया। इस तरह के जो स्टडीज होते थे नॉर्मली, उसमें क्या होता था कि सपोज नॉर्थ ईस्ट के अगर ट्राइब्स को स्टडी कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के सारे ट्राइब्स को गारो, खासी, मिश्मी, अबोर, सूमी, ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया। कुछ ट्राइब्स को ये लोग स्टडी करेंगे एक साथ कि ठीक है, एज फार एज रिलीजियन इज कंसर्न, तो क्या इनका क्या रिलीजन है, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, क्या चीजों से ये ऑफेंड हो जाते हैं, क्या चीजों से इनको मनाया जा सकता है, क्या चीज बोलने से ये ऑफेंड नहीं होंगे, इनका फूड क्या चीज है जो ये खा सकते हैं, जो इनके लिए पवित्र है, क्या चीज जो अपवित्र है, जो इनके सामने नहीं ले जाना है वरना प्रोटेस्ट करने लगेंगे। इनके सामने कौन सा जानवर मारना है, कौन सा नहीं मारना है, किसकी पूजा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। उनका फूड, उनका रिलीजियन, इनका कल्चर, इनका फेस्टिवल्स, कौन से फेस्टिवल्स को अलाउ करना पड़ेगा जिससे कि लोग प्रोटेस्ट ना करें।
ठीक है। सो उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, बट नॉट अ सिंगल ट्राइब, सेवरल ट्राइब्स एट अ टाइम। सेवरल ट्राइब्स को स्टडी करके उन सारे ट्राइब्स को कंपेयर करना कि अच्छा इनके लिए ये जानवर ये नहीं खाते हैं बट ये खा लेते हैं, और ये भी नहीं खाते हैं और ये दूसरा एक जानवर खाते हैं, ऐसे करके कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स। तो हर एक कल्चरल फैक्टर के ऊपर डिफरेंट ट्राइब्स का कंपैरिजन, व्हेन वी आर कंपैरिजन कंपेयरिंग, दिस इज कॉल्ड एथनोलॉजी। एंड एथनोलॉजी का सिंपल लॉजिक ये है कि ये अपने फायदे के लिए, ताकि इनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए उनको स्टडी करते हैं। इट्स मोर ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स। तो ये टाइम था एथनोलॉजी का, 1850 60s 70s, दिस वाज द टाइम ऑफ एथनोलॉजी ऑल द वे टू 1920s 30s। इस टाइम तक लोग एथनोलॉजी ही लिखते थे। इस टाइम पे कोई एथनोग्राफी नहीं लिखता था। इस टाइम पे मॉर्गन ने लिखा एथनोग्राफी। व्हाट इज एथनोग्राफी नाउ? एथनोग्राफी जहां पे आप कंपेयर नहीं करते हो, आप एक सिंगल कम्युनिटी, सिंगल ट्राइब या सिंगल एक कास्ट को लेके आप लिखते हो। ठीक है, आप सिंगल। सो इन्होंने द इरोक्वाइज इंडियंस, द लीग ऑफ इरोक्वाइज, उसने सिर्फ एक ट्राइबल ग्रुप के बारे में स्टडी किया, उनका सब कुछ, कि उनका ओरिजिन मिथ क्या है। हर एक ट्राइब का ओरिजिन मिथ होता है, कैसे हम ओरिजिनेट हुए। फॉर एग्जांपल इंडिया में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल, ये आग से पैदा हुए हैं, सूरज से पैदा हुए हैं, चांद से पैदा हुए हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि उस पहाड़ से पैदा हुए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इस पेड़ से पैदा हुए हैं, इस नदी से निकल के आए हैं, उस तरह का। सो उनका ओरिजिन मिथ क्या है, कैसे वो ओरिजिनेट हुए, उनके एंसेस्टर्स के बारे में क्या कहते हैं, वो उनका रिलीजन क्या है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनका क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। सो अ डिटेल्ड स्टडी, ए टू जेड डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन सिंगल ग्रुप, नो कंपैरिजन विद अदर्स, दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी। सो ही रोट एन एथनोग्राफी ग्राफी ऑफ द रेड इंडियंस। ये पहला एथनोग्राफी था किसी भी अमेरिकन इंडियन ट्राइब का, पहला एथनोग्राफी था जो मॉर्गन ने लिखा था। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। लीग ऑफ द इरोक्वाइज इज द फर्स्ट एथनोग्राफी ऑफ रेड इंडियंस। ठीक, इट वाज द टाइम ऑफ एथनोलॉजी, इस टाइम पे वो एथनोग्राफी लिख रहे थे। ठीक है। बट अब सिंस ये पहली थ्योरी थी, क्लास एंथ्रोपोलॉजी में क्रिटिसिज्म तो होना ही है। तो क्रिटिसिज्म, जो बाकी क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, काफी पहले, टाइलर बर्नेट इनको स्टडी करने के पहले मैं जनरल जो क्रिटिसिज्म्स डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक पहले या सेकंड वीडियो में जो क्रिटिसिज्म डिस्कस किया है मैंने, क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का जनरल क्रिटिसिज्म, वो सारा मॉर्गन पे भी अप्लाई होगा एक्सेप्ट वन। मॉर्गन के बारे में हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो फील्ड वर्क करते थे। वो क्रिटिसिज्म छोड़ के बाकी क्रिटिसिज्म, जनरल क्रिटिसिज्म जो है क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का, जो मैंने पहले डिस्कस किया है, वो इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बट कुछ क्रिटिसिज्म है जो मॉर्गन के लिए स्पेसिफिक है, जो सिर्फ मॉर्गन का क्रिटिसिज्म है, जो हम टाइलर के लिए या फ्रेजर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनका जो स्पेसिफिक, जो इन्होंने स्टडी किया था उसके ऊपर है। इन्होंने स्पेसिफिकली किनशिप सिस्टम को लेके स्टडी किया था, जो फ्रेजर या टाइलर ने उस तरह से नहीं किया है। तो किनशिप सिस्टम को लेके जो क्रिटिसिज्म होगा वो मॉर्गन का स्पेसिफिकली क्रिटिसिज्म। सो किनशिप सिस्टम में इन्होंने बताया था, कि हवाइयंस जो एक ट्राइब है, हवाइयंस में क्लासिफिकेटरी सिस्टम है। अच्छा, तो पहले पहला तो इन्होंने बताया था कि क्लासिफिकेटरी कहाँ पे होता है। क्लासिफिकेटरी होता है जहाँ पे सैवेजेस हैं, जंगली ऐसे रह रहे हैं, वहां पे क्लासिफिकेटरी होता है। बिकॉज किसने किससे मेट किया, कौन से बच्चे का कौन फादर है, किसी को पता नहीं होता है, तो सबको फादर बोलते हैं। सो क्लासिफिकेटरी इज एसोसिएटेड विद प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी, इट इज एसोसिएटेड विद सैवेजरी, ये उन्होंने बोला था। लेकिन हम देखते हैं कि हवाइयंस एक कम्युनिटी है हवाई आइलैंड पे। हवाई आइलैंड पे जो रहते हैं, उनके पास एक स्टेट सिस्टम है, काफी डेवलप्ड है वो, काफी सिविलाइज, अब एवरीथिंग, मतलब उन्होंने पूरा अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप करके रखा। तो सो दे आर इन द सिविलाइजेशन स्टेज, बट फिर भी वो क्लासिफिकेटरी सिस्टम यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे मॉर्गन का जो स्कीम ऑफ थिंग्स गलत साबित हो रहा है कि क्लासिफिकेटरी हमेशा सैवेजेस यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेटरी हम देख रहे हैं कि ये भी यूज कर रहे हैं हवाइयंस। ठीक है। इनफैक्ट देखिए आप, इफ यू गो टू यूएसए, यूके, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे अंकल, जितने सारे लोग हैं
फादर मदर के जनरेशन में, फादर का भाई हो या मदर का भाई हो या फादर के भाई के सिस्टर, फादर के सिस्टर का पति हो या मदर के सिस्टर का पति हो, सबको अंकल बोलते हैं। सो क्लासिफिकेटरी तो वहां भी यूज हो रहा है, क्लासिफिकेटरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में यूज हो रहा है। सो ये एक मॉर्गन का एक मिस्टेक है। मॉर्गन ने बोला था ये क्लासिफिकेटरी अनसिविलाइज्ड कल्चर्स में यूज होता है, बट क्लासिफिकेटरी सिविलाइज्ड कल्चर्स में भी यूज हो रहा है, हम देखते हैं। सो ये उनका एक गलती है। दूसरा ये कि इन्होंने बोला था कि हवाइयंस क्लासिफिकेटरी यूज करते हैं, मतलब हवाइयंस में प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी है। हवाइयंस में एनी मैन कैन मेट विथ एनी वुमन, इसलिए बच्चों को पता नहीं है कौन फादर है, इसलिए सबको फादर बुलाते हैं। सो हवाइयंस हैव दिस क्लासिफिकेटरी सिस्टम बिकॉज प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी। लेकिन एम्बर ने बताया है, एम्बर एंड एम्बर लिखने वाली एम्बर ने बताया है कि हवाइयंस हैव अ क्लासिफिकेटरी सिस्टम नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ primitive promiscuity, but because of उनका सिस्टम ऑफ लिविंग इन लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज। इनका एक सिस्टम है, इनका सोसाइटी का एक नॉर्म है, एक रूल है कि ये हमेशा एक बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, सारे के सारे फैमिली मेंबर, सारे रिलेटिव्स एक साथ रहते हैं और सारे के सारे हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर बेबी होता है तो मेरे बेबी को हर कोई देखेगा, हर कोई उसका केयर करेगा जैसे कि वो उसके माता पिता हों। एवरी वन विल केयर फॉर एवरी बेबी, लाइक हर कोई हर एल्डरली का केयर करेगा, हर कोई हर बच्चे का केयर करेगा। सो दे लिव इन लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज where everyone shares responsibility to take care of everyone। हर किसी का रोल वैसा है, हर कोई फादर के जैसा ही रोल निभा रहा है, हर कोई बच्चे को उतना ही केयर कर रहा है। तो इसीलिए उनका सिस्टम है, वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, वो हर किसी को फादर बोलते हैं। ठीक है। सो जो भी उनके फादर के जनरेशन का मेल है सबको फादर बोलते हैं वो। सो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ them having primitive promiscuity but because of their system where they live in large extended families who care for each other। ठीक है। तो ये एक एम्बर ने बताया है, ये एक क्रिटिक है मॉर्गन का। अच्छा, अब मॉर्गन ने यहाँ पे बताया हुआ है कि आयरन एज, लोग आयरन यूज करते हैं अपर बारबेरिज्म में, उसके बाद फाइनली राइटिंग लिखना शुरू करते हैं, और राइटिंग जब आती है तो वी कॉल इट सिविलाइजेशन। तो ये मॉर्गन का मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए मॉर्गन को ही डिड नॉट हैव, उनके पास आर्कियोलॉजिकल डेटा का एक्सेस नहीं था, तो उनका ये सिस्टम गलत हो गया। बिकॉज हमको पता है कि राइटिंग ज्यादातर जगहों पे हमको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में मिल जाती है। ब्रॉन्ज एज में आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऑल्दो हम उसका जो क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, बट एक लैंग्वेज डेवलप हो गई थी ब्रॉन्ज एज में, आयरन एज आने के काफी साल पहले। आयरन इनफैक्ट आयरन एज आने के तकरीबन 2500 तो 1500 साल पहले राइटिंग वॉज देयर। सिमिलरली इफ यू गो टू इजिप्ट, इफ यू गो टू मेसोपोटामिया, ठीक है, चाइना, हर जगह पे आयरन के पहले ही राइटिंग डेवलप हो चुकी थी। पहले राइटिंग डेवलप हुई, आयरन बाद में आया है। सो राइटिंग नीचे, आयरन बाद में, ये इनका स्कीम ऑफ थिंग्स गलत हो गया। ठीक है। राइटिंग केम बिफोर आयरन, एज़टेक्स हैड अ स्टेट सिस्टम विदाउट नोइंग यूज ऑफ आयरन। सो ये कह रहे हैं कि जो फाइनल पॉलिटिकल सिस्टम है स्टेट, ये आयरन का नॉलेज के बाद आता है। आयरन का नॉलेज होगा बाद में आएगा। बट एज़टेक सोसाइटी जो थी साउथ अमेरिका में, एज़टेक जो मेक्सिको एरिया में रहते हैं, एज़टेक सिविलाइजेशन, एज़टेक ने एक स्टेट सिस्टम डेवलप किया था जहाँ पे प्रॉपरली एक स्टेट सिस्टम था उनका, पॉलिटिकल सिस्टम। बट उनको आयरन का यूज पता नहीं था, वो आयरन कभी खोज ही नहीं पाए थे। सो बिना आयरन भी स्टेट सिस्टम डेवलप हो सकता है। इंकाज, इंकाज भी इन द सेम एरिया, मेक्सिको वाले एरिया में उनका भी एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन। दे ऑल्सो हैड स्टेट सिस्टम विदाउट यूज ऑफ आयरन, राइटिंग और इवन व्हील। इनको चक्के के बारे में पता नहीं था, मतलब ये पॉटरी भी नहीं बना रहे थे, इनको राइटिंग पता नहीं थी, इनको आयरन पता नहीं था, बट इन्होंने एक स्टेट सिस्टम डेवलप किया था बिना इनके नॉलेज के। सो यहाँ पे मॉर्गन का जो सिस्टम है वो काफी यहाँ पे हमें काफी लूप होल्स निकल रहे हैं आर्कियोलॉजी से जब देखे तो उनका जो स्कीम ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। इट इज नॉट बीइंग corroborated बाय आर्कियोलॉजी। अच्छा, और कुछ क्रिटिसिज्म जो मुझे बाद में याद आया, उनका जो किनशिप सिस्टम का एक और क्रिटिक होगा कि जो ये मैं ऑलरेडी बता दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो यूजेस क्लासिफिकेटरी। तो मतलब क्या वेस्टर्न वर्ल्ड क्या सैवेजेस हैं? बिल्कुल नहीं। सो क्लास सिस्टम क्लासिफिकेटरी है या डिस्क्रिप्टिव, उसको हम बारबेरिज्म या सिविलाइजेशन से लिंक नहीं कर सकते। ये क्रिटिसिज्म है। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने बोला कि क्लासिफिकेटरी होता है फिर आस्ते आस्ते डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। बट इफ यू लुक एट, मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ।
ये हर कंट्री में होता होगा, बट इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी एक साथ आपको दिखेंगे, मिलेंगे। एग्जांपल देखिए, इंडिया में मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है। इफ इंडिया में डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है, ये मैं हूं, मेरे फादर मदर, फादर का भाई, मदर का भाई, फादर की सिस्टर, मदर की सिस्टर, इनकी शादी हुई है, इनकी भी 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 शादी हुई। ठीक। अच्छा, ये तो मेरी मम्मी ही है, ठीक है, फाइन। तो फादर मदर, ठीक है। अब फादर के भाई को हमारे इंडियन सिस्टम में हम अंकल, तो वेस्टर्न सिस्टम में हम अंकल नहीं बोलते, हम बड़ा भाई होगा तो बड़े पिताजी, छोटा भाई होगा तो चाचा। ठीक है, सो फादर ब्रदर के लिए एक अलग टर्म, चाचा, काका, ताऊ, जो भी। मदर्स ब्रदर के लिए अलग टर्म टर्म है, मामा। मदर्स ब्रदर के लिए मामा। ठीक है। अब फादर्स फादर की जो सिस्टर होगी, फादर की सिस्टर को हम बोलते हैं बुआ, लेकिन मदर की सिस्टर को बोलते हैं मौसी। ठीक है, मौसी मदर की सिस्टर का अलग टर्म है, फादर की सिस्टर का अलग टर्म है, जबकि दोनों एक ही जनरेशन की हैं और दोनों मेरे पेरेंट्स की सिस्टर है, बट अलग अलग टर्म्स है। अब फादर की सिस्टर के हस्बैंड को हम बोलते हैं फूफा, अलग टर्म। बट मदर के सिस्टर के हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं? मौसा, अलग टर्म। फादर के भाई के वाइफ को हम बोलते हैं चाची, लेकिन मदर के भाई के वाइफ को बोलते हैं मामी। तो सबके लिए डिफरेंट टर्म्स, हर एक किसी का स्टेटस एंड रोल डिस्क्राइब करता हुआ अलग टर्म। ग्रेट एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव। सो इंडिया में डिस्क्रिप्टिव है, हमको पता है। लेकिन यू कम टू वेस्ट बंगाल, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड दादा। आप कहीं भी चले जाएं, बहुत जगह पे देयर इज अ वर्ड कॉल्ड भैया। ठीक है, भैया आप रास्ते पे निकल जाइए, अब वेस्ट बंगाल में दादा आप रास्ते पे निकल जाइए। आप एक ऑटो में चढ़ेंगे, रिक्शा में चढ़ेंगे, बस में कंडक्टर से बात कर रहे हैं, या फिर दुकान में दुकानदार से बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं, आप दादा वर्ड यूज करेंगे। दादा वर्ड इज यूज एज अ क्लासिफिकेटरी सिस्टम फॉर ऑल दी पीपल जिनको आप नहीं जानते हैं, वो मेल है तो आप दादा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आपसे बड़ा अगर है तो, आपसे छोटा तो आप भाई बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही भैया, हर एक दुकानदार, हर एक ठेले वाला, हर एक कोई जिसको आप नहीं जानते हैं, भैया कैसे हैं भैया, भैया। ठीक है, गांव में अगर आप एक गांव में घुसे, वहां पे एक बूढ़ी औरत दिखती है आपको, तो आपके फादर का जिला है, वो पिताजी का जिला है, उसमें किसी गांव में घुसे हैं, वहां पे जो बूढ़ी औरत, विच एवर ओल्ड लेडी यू विल सी, यू विल कॉल हर दादी। और मम्मी के साइड में गए हैं तो जो भी बूढ़ी औरत दिख जाएगी उसको आप बोलेंगे नानी। सो वन वर्ड फॉर सो मेनी डिफरेंट यू नो पीपल, दादा, भैया, दादी। सो इंडिया में क्लासिफिकेटरी भी है, वन टर्म फॉर सो मेनी पीपल। So classificatory and descriptive are existing at the same time in the same country, in the same culture. दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव कि एक खत्म होगा तो दूसरा आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज, ठीक है, इन्होंने बताया था कि मोनोगैमी मोनोगैमी सिविलाइजेशन आने पे ही होती है। बट देयर आर लॉट ऑफ ट्राइब्स जो कि राइटिंग डेवलप नहीं किए हैं, स्टेट या चीफडम में नहीं पहुंचे हैं, मतलब बेसिकली सिविलाइजेशन स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, उसके नीचे हैं, बट फिर भी उनमें मोनोगैमी है। ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स अवेलेबल है, दे हैव मोनोगामी। ठीक है, तो ये उनका गलत हो गया। और एक और चीज कि मोनोगैमी को एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ लिंक करना ही गलत है। मोनोगैमी मैं पहले ही बता चुका हूं, बट फिर से रिपीट करूंगा। मोनोगैमी को ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ रिपीट लिंक करना कि ह्यूमंस जब सिविलाइज्ड हुए तब उन्होंने मोनोगैमी का आविष्कार किया, ये कहना ही गलत है। क्योंकि मोनोगैमी इज नॉट अ ह्यूमन इन्वेंशन एज पर एम्बर। एम्बर कहते हैं कि मोनोगैमी इज नॉट अ ह्यूमन इन्वेंशन, ये एनिमल्स में भी होता है। जो भी एनिमल्स है जहां पे पोस्टपार्टम फीडिंग पोस्टपार्टम फीडिंग इश्यूज होते हैं, पोस्टपार्टम फीडिंग डिफिकल्टी,
मतलब पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर बर्थ, बच्चा पैदा होने के बाद फीडिंग डिफिकल्टी। सो जो फीमेल होती है वो बच्चा पैदा करने के बाद काफी वीक अवस्था में होती है, और कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि बच्चा पैदा करने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत वो चलना फिरने चलते फिरते ही बच्चा पैदा करते हैं। बट कुछ कुछ एनिमल्स हैं जहाँ बच्चा पैदा करने के बाद उनको फीड करने में डिफिकल्टी होती है, वो जाके खाना खुद से जुगाड़ नहीं कर सकते, उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, मर जाएंगे अगर उनको साथ में कोई हेल्प करने वाला कंपेनियन ना रहे। तो ऐसे एनिमल्स ने इवॉल्व किया है सिस्टम ऑफ कंपेनियनशिप, जहाँ पे उनके साथ एक मेल पार्टनर रहता है, वो या तो चिड़िया हो, जैसे सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। दे हैव वन पार्टनर फॉर द लाइफ, उनका पूरे लाइफ के लिए एक सिंगल पार्टनर होता है। ऐसे और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं जो पूरे लाइफ तक सिर्फ एक मेट रखते रहता है उनका। दे हैव मोनोगैमी, एनिमल्स ऑल्सो हैव मोनोगैमी, ये देखा गया है एनिमल वर्ल्ड में। सो मोनोगैमी इज नॉट ह्यूमन इन्वेंशन, उसको ह्यूमंस का क्रिएशन आफ्टर रीचिंग सिविलाइजेशन, ये कहना गलत होगा। काफी ब्यूटीफुल पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंट, ये हो गया हमारा मॉर्गन खत्म हो गया। अब जल्दी से हम चले जाएंगे फ्रेजर में, आज ही हम फ्रेजर भी खत्म कर लेंगे। तो सो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट, इनका टाइम थोड़ा लेट से है। ये पैदा हुए थे पैदा बाद में हुए थे, और इनका मेन जो स्टडी का टाइम है वो 1900s में, 1910 20 30 इस टाइम पे इन्होंने मेनली स्टडी किया है। सो ही इज मोर लाइक आपका बाकी क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के थोड़ा बाद में है, और ये डिफ्यूशनिस्ट के टाइम पे इनका टाइम चल रहा है, बट फिर भी ये क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट स्कूल के थे। सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, इनको नाइटहुड मिला था ब्रिटिश क्वीन से। सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर काफी बड़े स्कॉलर थे, वेरी ग्रेट राइटर, किताबें ऐसे लिखते थे कि मतलब बहुत सारी किताबें, और हर किताब में 12 15 16 वॉल्यूम, एक एक वॉल्यूम हजार हजार 1500 पेज का। सो काफी लिख सकते थे। लिखते 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 इनकी आंखें खराब हो गई थी, एंड टुवर्ड्स लेटर इन द लाइफ ये टोटली ब्लाइंड हो गए। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस दिन इनका डेथ हुआ, विद इन फ्यू आवर्स इनकी वाइफ का डेथ, मतलब कुछ घंटे के अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए। सो कमिंग आउट ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बिलोंगिंग टू क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट। इनकी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, बहुत किताबें लिखते थे ये, बट उनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है गोल्डन बाव, जो कि काफी सारे वॉल्यूम्स में, आई थिंक 12 13 वॉल्यूम्स में है, और काफी सारे पेजेस में। इनफैक्ट ही वॉज द कंट्रीब्यूटर इन आपका जो इंसाइक्लोपीडिया होता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया, ये जो किताब छपनी अभी हर जगह मिलती है, बट ब्रिटेन में शुरू हुई थी, छपनी शुरू हुई थी। जब छपती थी तो इसके जो पब्लिशर थे वो फ्रेजर को बोलते थे कि देखिए इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैजिक एंड रिलीजियन, मैजिक रिलीजियन, इन टॉपिक्स के ऊपर कंट्रीब्यूट, उसमें जो आर्टिकल्स आते थे वो कंट्रीब्यूट करते थे फ्रेजर। सो फ्रेजर का एक्सपर्टीज था रिलीजियन, उसमें वो कंट्रीब्यूट करते थे इंसाइक्लोपीडिया में। इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इनका मेन है, इन्होंने बोला कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर गोज थ्रू थ्री फेजेस, मैजिक, रिलीजियन, साइंस। इसको हम थोड़ा समझते हैं। सो फ्रेजर कहते हैं कि जब सोसाइटी, जब लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं, मतलब जैसे एक हम हंटर गैदरर्स के टाइम से ही, और फिर उसके ग्रेजुअली उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर शुरू करते हैं उसके बाद भी, मतलब बेसिकली अर्लीस्ट फॉर्म जब रिलीजन इंसान मतलब अर्लीस्ट फॉर्म इंसान का सोसाइटी में जो अगर कोई प्रैक्टिस वो फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन टाइप की कोई प्रैक्टिस अगर फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिलीजन नहीं होता है, अर्लीस्ट प्रैक्टिस होता है मैजिक। सबसे पहले मैजिक से स्टार्ट होता है, उसके बाद सोसाइटी रिलीजन में बिलीव करने लगती है, धर्म, और उसके बाद सबसे पहले जादू टोना, फिर रिलीजन। देखिए जादू टोना अभी रिलीजन का हिस्सा लोग समझते हैं, बट जादू टोना अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। जादू टोना रिलीजन, और लास्ट में लोग साइंस पे विश्वास करने लगते हैं, और रिलीजन और मैजिक खत्म हो जाता है। सो इसको स्टेज बाय स्टेज समझते हैं। सो अर्लीस्ट पीपल वो मैजिक करते थे। तो फ्रेजर कहते हैं कि जो अर्लीस्ट लोग, अगर वो जानवर पाल रहे हैं तो जानवरों में कोई बीमारी ब्रेकआउट हो जा रही है जिससे जानवर मर जा रहे हैं, या फसल खराब हो जा रही है, या फिर उनको शिकार पे जाना है, हंटिंग करना है, हंटिंग के पहले शिकार नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ मैजिक, उसके लिए अगर कुछ करना है कि क्या किया जाए, तो उसके लोग मैजिक करते थे, कुछ टोना टोटका जादू वादू करते थे कि उनको शिकार आज अच्छा मिल जाए।
ठीक है, या फिर फसल बच जाए, या फिर बच्चों को बीमारी ना हो, बच्चे ना मर जाएँ बीमारी से, कोई महामारी ना फैल जाए, फसलें खराब ना हो जाएँ, उनके पालतू जानवर ना मर जाएँ। इसलिए लोग मैजिक करते थे, अपने लाभ के लिए और या फिर दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए भी मैजिक करते थे, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं। सो मैजिक में बेसिकली क्या होता है, मैजिक में मैंने एक छड़ी पकड़ी, कुछ अगड़म-बगड़म मंत्र पढ़ा, कुछ और कुछ पानी-वानी छिड़का-विड़का कुछ किया ऐसा, या कुछ खोपड़ी लेके उसके चारों तरफ एक लकड़ी घुमाया। सो वहाँ पे देखिए मैजिक में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं किसी की हाथ जोड़ के किसी को वंदना, किसी को प्रे नहीं कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा कर दो, ऐसा नहीं कर रहे। मैजिक में हम मोर ऑफ एक एज़ एन अथॉरिटेटिव वे में हम फोर्स कर रहे हैं। वी आर फोर्सिंग नेचर टू डू व्हाट वी वांट। जो हम चाहते हैं, वो हम नेचर को फोर्स कर रहे हैं। वी वांट फोर्सिंग नेचर टू डू व्हाट वी वांट। तो इसको कहते हैं मैजिक। मैजिक में हम फोर्स करते हैं कि चल अगड़म-अगड़म छू, हो जा। तो फ्रेज़र कहते हैं कि पहले लोग मैजिक करते थे। इसका एग्ज़ाम्पल दिखेगा हमको, जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे, तो आर्कियोलॉजी में देखेंगे कि देयर आर केव पेंटिंग्स। हज़ारों वर्ष पहले हंटर गैदरर्स जो पेंटिंग्स करके गए हैं। कुछ-कुछ पेंटिंग्स का लोकेशन ऐसा है, ऐसी जगह पे, ऐसी डिफ़िकल्ट जगहों पे पेंटिंग किया हुआ है, जो देख के लगता नहीं है कि लोगों ने ऐसे ही लेज़रली आराम से जस्ट अपना आर्ट एंड कल्चर एक्सप्रेस करने के लिए कर दिया है। बट लगता है कि लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टी उठा के वहाँ पे कुछ एक एज़ अ पार्ट ऑफ रिचुअल कोई ब्लैक मैजिक टाइप का करने के लिए वैसी डिफ़िकल्ट जगह पे जाके पेंटिंग किया है, जानवरों का पेंटिंग किया है, ताकि शिकार आसानी से मिल जाए, ऐसा लगता है। सो येस, मैजिक वाज़ द फर्स्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू फ्रेज़र। बट सून जल्दी ही लोगों ने रियलाइज़ किया कि मैजिक इफ़ेक्टिव नहीं है। मैजिक करने के बाद भी फसलें फ़ेल हो रही हैं, क्रॉप्स आर फेलिंग, एनिमल्स आर डाइंग, चिल्ड्रन आर डाइंग, और जिसका नुकसान पहुँचाना था उसको नुकसान नहीं हुआ, बेटा वो तो और अमीर हो गया। या फिर अमीर तो उस टाइम अमीर-गरीब कुछ नहीं होता था, बट वो और भी प्रॉस्पेरस हो रहा है, उसके और भी बच्चे हो रहे हैं, उसके जानवर फल रहे, फूल रहे हैं, मेरे जानवर मर जा रहे हैं। सो मतलब बेसिकली मैजिक इज़ नॉट वर्किंग। एंड फिर लोगों ने देखा कि यार जब बारिश होती है तो भाई जितना भी मंत्र पढ़ लो बारिश बंद नहीं हो रही है, बहुत तगड़ा बारिश इज़ वेरी पावरफुल। थंडर्स थंडर स्टॉर्म इज़ वेरी पावरफुल, बिजली गरजती है, बहुत पावरफुल है। आग लग जाती है जंगल में, नहीं रोक पाते हैं, बहुत पावरफुल है, ठीक है? भूकंप, ऑल these काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल नेचुरल फोर्सेस आर सो स्ट्रांग, ठीक है? सो नेचर बहुत स्ट्रांग है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा मैजिक फेल हो रहा है। लोगों को ये आस्ते-आस्ते रियलाइज़ हुआ, तो लोगों ने बोला कि नहीं, हम नेचर को फोर्स नहीं कर सकते, हमें नेचर को प्रे करना पड़ेगा। हमें हाथ जोड़कर, आँख बंद कर लेट कर बोलना पड़ेगा, प्लीज़ हमें बारिश दो, हमारी फसल सूख रही है। प्लीज़ थोड़ी धूप दे दो, बहुत ठंड हो रही है, जानवर मर रहे हैं। प्लीज़ ये डिज़ीज़ ठीक कर दो, मेरे बच्चे मर रहे हैं। सो पीपल स्टार्टेड नॉट फोर्सिंग बट रिस्पेक्टिंग एंड प्रेइंग टू नेचर, पूजा करना, और आस्ते-आस्ते नेचर की जो फोर्सेस है, वो भगवान बन गए। फॉर एग्जाम्पल अर्लीएस्ट रिलिजन इफ यू सी ऋग्वेदिक रिलिजन, वहाँ पे गॉड्स कौन है? इंद्र, ही इज़ द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर एंड रेन। इफ यू सी वरुण, वाटर, अग्नि देवता, फायर, वायु, विंड, ठीक है? सो जो अर्लीएस्ट गॉड्स थे, दे वर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नेचर। क्यों? लोगों को लगा कि नेचर बहुत पावरफुल है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। सो लोगों ने नेचर का पूजा करना शुरू किया और वहाँ से फर्स्ट डेइटीज़ पैदा हुए, नेचुरल फोर्सेस। सो दिस वाज़ द बिगिनिंग ऑफ रिलिजन व्हेन पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एंड वर्शिपिंग रादर देन ट्राइंग टू कंट्रोल नेचर। सो वो था स्टेज ऑफ रिलिजन। फिर ग्रेजुअली हम देखते हैं कि चारों तरफ वर्ल्ड में हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो रिपोर्टेड है, यूरोप से ही रिपोर्टेड है। हमारे यहाँ पे तो स्टार्टिंग हुई थी बहुत कुछ साइंस को लेके, बट उसके बाद फिर आस्ते-आस्ते हम भटक गए। लेकिन यूरोप में हम देखते हैं कि अम, गैलीलियो 1600s में गैलीलियो कहता है कि नहीं, इट इज़ नॉट द अर्थ बट इट इज़ द अर्थ नहीं रुकी हुई है, अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ। इट्स नॉट जियोसेंट्रिक, इट्स हेलियोसेंट्रिक मॉडल। सन इज़ द सेंटर, हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, सन इज़ द सेंटर। हेलियो मतलब सन इज़ द सेंटर। धरती गोल है, चपटी नहीं है। और इंडिया में भी बड़ा-अमीर इन लोगों ने पहले पढ़ा था, बट फिर बाद में यूरोपियंस ने क्लेम किया कि उन्होंने फाइंड आउट किया है कि एक्लिप्स क्यों होता है, धरती बीच में आ जाती है, तो धरती की परछाई पड़ती है मून के ऊपर। सो वो कोई राहु-केतु का चक्कर नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आस्ते-आस्ते लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि देयर आर लॉज़ ऑफ नेचर। सर पे एप्पल गिरा तो न्यूटन ने बोला कि देयर इज़ ग्रेविटी, ठीक है? सो लॉज़ ऑफ नेचर लोगों ने फाइंड आउट किया और फिर देखा कि लॉज़ ऑफ नेचर से बहुत कुछ कर सकते हैं।
लॉज ऑफ नेचर यूज करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ नेचर यूज करके फिर देखा लोगों ने कि हम नेचर को अब कंट्रोल कर रहे हैं। हमने ना अब माचिस से आग जला सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कुछ चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर कीटाणु हो रहे हैं फसलों में तो हम उसके लिए केमिकल्स डाल के उनको मार सकते हैं। एनिमल्स को हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वो ज्यादा दिन जिएंगे, नहीं मरेंगे। सो अब हमारे पास साइंस है, हम साइंस से नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहले लोग मैजिक से कंट्रोल करने की कोशिश करते थे नेचर को, बाद में लोगों ने साइंस से सो पहले मैजिक से ट्राइंग टू कंट्रोल, फिर आया रिलीजियन जहां पे नॉट कंट्रोल बट रेस्पेक्ट, फिर आया साइंस जहां पे अगेन ट्राइंग टू कंट्रोल। बट मैजिक में जब ट्राइंग टू कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम हमारे पास प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट नहीं था, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमारे पास नहीं था, तो हम फेल कर जाते थे। अब साइंस में वी हैव द नॉलेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं वो अलग बात है। नेचर को अभी भी कंट्रोल करना मुश्किल है। नेचर जब चाहे तब हमको एकदम खत्म कर सकती है, नेस्तो नाबूद मिट्टी में मिला सकती है, बट फिर भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, हम दूसरे ग्रहों पर पहुँच रहे हैं, दूसरे हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर चले गए हैं कुछ रॉकेट-वॉकेट। सो हम बारिश करा पा रहे हैं बाय क्लाउड सीडिंग। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। हम डेज़र्ट को वापस हरा कर पा रहे हैं, हरी जगह को डेज़र्ट बना दे रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए आस्ते-आस्ते मैन अब जेनेटिक्स के साथ खेल के हम क्या-क्या कर रहे हैं, मतलब पी मैन इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक गॉड, कि लाइफ़ को कंट्रोल करना, किस तरह का बच्चा चाहिए, किस तरह की आँख का कलर कैसा चाहिए, ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। सो हम वापस से फिर से कंट्रोल करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो साइंस का स्टेज जब डेवलप हुआ तो आस्ते-आस्ते हम फिर रिलिजन को छोड़ के साइंस में आ गए। सो दीज़ आर द 3 स्टेजेस: मैजिक, रिलिजन, साइंस, ट्राइंग टू कंट्रोल रिस्पेक्ट एंड अगेन ट्राइंग टू कंट्रोल नेचर with actual laws of cause and effect। पहले with the wrong laws of cause and effect, फिर with the correct, बाद में साइंस में with the correct laws of cause and effect। सो ये मैजिक रिलीजन साइंस का एक इवोल्यूशन जो उन्होंने दिया था, ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन। इसका क्रिटिसिज्म हम देखेंगे थोड़ी देर में। ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन है फ्रेजर का। अच्छा, फ्रेजर ने और क्या बोला, मैजिक के बारे में बता दिया, मैजिक रिलीजन साइंस। फिर उन्होंने बोला कि मैजिक का दो टाइप्स होता है, देयर आर टू लॉज ऑफ मैजिक और टू टाइप्स ऑफ मैजिक। ठीक है, एक होता है होम्योपैथिक मैजिक, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, और दूसरा होता है कंटेजियस मैजिक, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आप लोग सबने देखा होगा हमारे आसपास भी। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लाइक कॉजेज लाइक। ठीक है, सो ये डीएन मजूमदार ने देखा था, इंडिया में हो ट्राइब्स फॉलो करते हैं। क्या होता है कि हो ट्राइब्स को लगता है कि जो जब बिजली गरजती है तो जो थंडरिंग साउंड होता है, रंबलिंग साउंड, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाने की जो आवाज होती है, वो गड़गड़ाने की आवाज के चलते बारिश होती है। देखो मैंने बताया कि मैजिक वाले में बोला था फ्रेजर ने कि लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे विथ रॉन्ग लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। उनको जो कॉज एंड इफेक्ट लग रहा था वो एक्चुअली गलत था, बट उनको लगता था कि हाँ यही सही है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। उनको लगता था बट वो गलत था, बट उनको लगता था सही है। जैसे कि रंबलिंग साउंड के चलते रेन होता है, ये लगता है हो ट्राइबल्स को कि वो साउंड के चलते बारिश होती है, तो अगर हम साउंड करेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, वहां से एक बड़ा सा पत्थर नीचे ठेल देते हैं, वो पत्थर गड़गड़ाते हुए नीचे गिरेगा तो बारिश होगी, ऐसा उनका मानना है। They roll big boulders from hilltops to produce rumbling sound to bring rain। उनको लगता है कि rumbling sound is the cause and rain is the effect। ठीक है, सो इसको बोलते हैं होम्योपैथिक मैजिक और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लाइक कॉजेज लाइक। अगर ये रंबलिंग साउंड से बारिश होती है तो ये रंबलिंग साउंड से भी बारिश होगी, लाइक कॉजेज लाइक। इस तरह की आवाज करेंगे तो इस तरह का ही रिजल्ट मिलेगा, लाइक कॉजेज लाइक। ठीक है, और एक देखिए वुडू डॉल। वुडू डॉल आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं कोई घटिया से भूत वाले सीरियल में देखा होगा आप लोगों ने, अनहोनी कोई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वुडू डॉल, इस तरह की डॉल्स, डेडली दिखने वाली, खतरनाक सी। ठीक है, सो ये वुडू डॉल्स में क्या होता है कि मुझे किसी को नुकसान, ज्यादातर ये ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होता है। अगर मुझे किसी को इस नुकसान पहुंचाना है तो मैं उसके लिए एक डॉल बना दूंगा। ये डॉल है इंसान ए। इंसान ए के लिए एक डॉल बना दिया, अब मैं उसको उसमें सुई चुभाऊंगा, उसके बाल उखाड़ूंगा, उसके हाथ पांव खींचूंगा, उसको मरोड़ूंगा, इस उम्मीद में कि
ए को भी दर्द होगा, ए का भी नुकसान पहुंचेगा। सो ऐसा ब्लैक मैजिक में लोग करते हैं कि ये जो डॉल है वो उसके जैसा है, तो इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो उसको भी नुकसान होगा। लाइक कॉजेज लाइक, ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, होम्योपैथिक मैजिक। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मैजिक है। सेकेंड टाइप ऑफ मैजिक है लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, कंटेजियस मैजिक। वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, वंस इन कॉन्टैक्ट ऑल, ये तो अब बहुत आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा। आपको बोलते हैं कि आपका जो नेल्स है या आपका हेयर है वो किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। आपके पहने हुए कपड़े, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो कपड़ों को पहना हुआ है उनको डिस्कार्ड करने के पहले सोचते हैं कि किसी के हाथ ना लगे वरना कोई नुकसान पहुंचा देगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। नाखून जो काटे हुए हैं उनको अच्छे से कलेक्ट करके फेंक दो, किसी के हाथ में लगेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है। आपके बाल किसी के हाथ में लगेंगे तो वो आपके ऊपर काला मैजिक करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? वो नाखून भले ही आपने आज काट दिया हो, वो बाल आपके शरीर पे आज नहीं है, वो कपड़ा आपने आज नहीं पहना हुआ है, लेकिन कभी वो आपके साथ आपके शरीर पे हुआ करता था। इट वॉज इन कॉन्टैक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो वंस इन कॉन्टैक्ट, एक बार जो आपके कॉन्टैक्ट में रह गया वो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है। वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। सो आज आपने वो हेयर नेल या उस कपड़े को डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन अभी भी वो आपके कॉन्टैक्ट में है। मैं उसको जलाऊंगा, उसके साथ ब्लैक मैजिक करूंगा, उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो आपको भी नुकसान होगा। तो ये भी एक लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट है। इससे वो भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पहने हुए कपड़े के साथ मैजिक करके मैं आपके साथ कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग टू हील यू, मैं आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो है झाड़ फूक करने वाला जो तांत्रिक है उसके पास आपको नहीं ले जाया जा सकता, बिकॉज आपकी हालत बहुत खराब है। तो आपके कोई कपड़े लेके जाओगे उसके पास, उस कपड़े से वो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो these kind of things are called law of contact, contagious magic, once in contact always in contact। ये सारा ये फ्रेजर ने बताया था कि दो टाइप्स ऑफ मैजिक होते हैं। सो फ्रेजर का दो कंट्रीब्यूशन, पहला है कि उन्होंने कुछ अच्छी किताबें लिखी, उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन है मैजिक रिलीजियन साइंस, और दूसरा कंट्रीब्यूशन है, और ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि मैजिक के जो दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैजिक रिलीजियन साइंस, वही लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैजिक रिलीजन साइंस के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे जब हम रिलीजियन चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा जो यूनिट 5 है रिलीजन, आई थिंक 2.5 नॉट 5, या यूनिट 5 है, यूनिट 5 है रिलीजन, उसमें हम थोड़ा और देखेंगे मैजिक रिलीजन साइंस के बारे में। अच्छा, सो अब क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेजर। सो क्रिटिसिज्म, फॉर एग्जांपल आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन सेकेंडरी सोर्सेज वो आप इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। फील्ड वर्क नहीं किया, ये सब जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के जो अदर क्रिटिसिजम्स हैं वो आप इनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अदर क्रिटिसिजम्स कैन बी यूज, बट इनका जो स्पेसिफिक है, इन्होंने बोला कि मैजिक का स्टेज वो खत्म, जब जब रिलीजन आता है तो मैजिक लोग यूज करना बंद कर देते हैं, फिर जब साइंस आता है तो लोग रिलीजन मैजिक दोनों बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैजिक रिलीजन एंड साइंस को एग्जिस्ट, एक साथ हैं। आप हमारे कल्चर में आज देखिए, आज का जो हमारा स्टेज, ऑफ कोर्स इट इज स्टेज ऑफ साइंस। ज्यादातर लोग वेस्टर्न मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग वेस्टर्न मेडिसिन यूज कर रहे हैं। सो वी आर इन स्टेज ऑफ साइंस। हम इसरो इज सेंडिंग सैटेलाइट्स, वी आर यूजिंग केमिकल्स, मेडिसिन, सब कुछ, मतलब वी आर इन द स्टेज ऑफ साइंस, वी कैन सी दैट। बट फिर भी आप देखिए, इनफैक्ट इसरो के साइंटिस्ट जब लॉन्च करने वाले होते हैं तो अक्सर इसरो भी पूजा करवाता है। सो एक एक सैटेलाइट बड़ा, और मंगलयान एक बड़ा मिशन है, उसके लिए लोग जब लॉन्च करने के बाद लोग प्रे करते हैं कि प्लीज 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 सक्सेसफुल हो जाए। तो प्रेयर्स टू गॉड। सो वी आर लॉन्चिंग अ रॉकेट, इट इज अ स्टेज ऑफ साइंस, बट वी आर ऑल्सो प्रेइंग एट द सेम टाइम। पूजा कर रहे हैं कि सक्सेसफुल हो जाए रिलीजियन। एंड अक्सर आप देखोगे कि पूजा में हम नींबू मिर्ची ऐसा ऐसा कुछ कुछ यूज हो रहा है। सो नींबू मिर्ची, आप कोई भी उपनिषद, कोई भी वेद, कोई भी पुराण निकाल के पढ़ लीजिए, नींबू मिर्ची हमारे रिलीजन में नहीं है। नींबू मिर्ची इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलीजन इन इंडिया, इट इज एक्चुअली एन एडिशन, इट इज अ मैजिक। वो किसी ट्राइब्स का कोई मैजिकल रिचुअल था जो कि मैजिक में इंसर्ट हो गया, मैजिक जो कि रिलीजन का हिस्सा लोग मानने लगे हैं। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मैजिक। नींबू मिर्ची इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन, इट्स एक्चुअली मैजिक। ओके, सो बीच में थोड़ा बाहर से बहुत शोर आ रहा था, उससे थोड़ा पॉज करना पड़ा। या सो या सो हम देख रहे हैं कि साइंस के साथ में हम रिलीजन भी देख रहे हैं, प्रेयर भी हो रहा है।
बट अक्सर पूजा में देखें नींबू मिर्ची भी इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट वो जो साइंटिस्ट है वो जो जा रहे हैं, आज सुबह जाएँगे, आज लॉन्च होगा। तो आज जब घर से निकलते हैं तो नींबू मिर्ची टाँग के निकलते हैं, या फिर वो जा रहे हैं, अगर सामने से बिल्ली रास्ता काट रही है तो अरे नहीं, नहीं बिल्ली रास्ता काट देगी तो आज लॉन्च में गड़बड़ हो जाएगा। सो बिल्ली रास्ता काटना, नींबू मिर्ची, दीज़ आर नॉट पार्ट ऑफ रिलिजन, दीज़ आर पार्ट ऑफ मैजिक। सो मैजिक के एलिमेंट्स अभी भी हमको देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम साइंस और रिलीजन के एलिमेंट्स भी हैं। तो सोसाइटी में मैजिक, रिलीजन, साइंस एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है कि पहले मैजिक फिर खत्म होके रिलीजन, फिर उसको खत्म होने के बाद साइंस, ये सही नहीं है। अच्छा, फ्रेज़र ने ये कंसिडर किया था कि जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, वो मैजिक करते हैं। मैजिक इसलिए करते हैं बिकॉज़ उनको साइंस का कोई आइडिया नहीं है। दे हैव नो नॉलेज ऑफ साइंस, इसलिए मैजिक करते हैं, ठीक है। लेकिन मालिनोस्की जब वो थ्रोब्रिएंड आइलैंड में वहाँ के ट्राइबल्स को थ्रोब्रिएंडर, हम ये पढ़ेंगे बाद में, फंक्शनलिज़्म में पढ़ेंगे कि मालिनोस्की जब स्टडी कर रहे थे थ्रोब्रिएंडर्स को, तो उन्होंने क्लियरली देखा कि मैजिक और साइंस कोएग्जिस्ट करते हैं, इवन इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज़। जो ट्राइब्स है, उनके पास वो मैजिक तो करते हैं बट उनको साइंस का भी नॉलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, ट्रूबियन आइलैंडर्स एक ट्रिप है, उसको बोलते हैं कूला रिंग। कूला रिंग एक बहुत ही रिस्की ट्रिप होती है। वो निकलते हैं छोटे-छोटे बोट्स में निकल के चारों तरफ आइलैंड्स में घूम-घूम के सामान, कुछ सामान होता है जो एक्सचेंज करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। वो उनका कल्चर का सिस्टम है। कूला रिंग हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये कूला रिंग की जो जर्नी होती है बहुत डेंजरस होती है। इस जर्नी में जाने के पहले उनके मन में थोड़ा भय रहता है कि क्या होगा, हम जाएँगे तो समुद्र में तूफ़ान अगर आ गया तो क्या होगा? सो ये डर को मिटाने के लिए क्या करते हैं, वो मैजिक करते हैं। निकलने के पहले एक मैजिक करते हैं। वो मैजिक करने के बाद लगता है कि ठीक है, अब तो मैजिक कर लिया, अब तो हमारा बोट नहीं डूबेगा। चलो, मैजिक हो गया, अब कोई चिंता नहीं, अब बोट नहीं डूबेगी, अब सब कुशल-मंगल हो जाएगा। सो व्हेन दे आर डूइंग मैजिक, तो उनके मन का वो जो भय खत्म हो जाता है। सो या मैजिक इज़ देयर, बट साइंस इज़ आल्सो देयर। सेम आइलैंडर्स जब वो लोग फसल उगाते हैं, वो याम बोल के एक रूट क्रॉप है, वो उगाते हैं, जो बहुत वेरी सिमिलर टू आवर स्वीट पोटैटो। हमारे स्वीट पोटैटो जैसा ये क्रॉप है, वो उगाते हैं। सो याम की जब खेती करते हैं, तो यहाँ पे दे आर यूजिंग वेरी मच अवेयर ऑफ साइंस। उनको कौन से सीज़न में याम को लगाना है, कौन से सीज़न में इनको इसका हार्वेस्ट करना है, कितना पानी देना है, कितना सनशाइन चाहिए इसको, क्या खाद चाहिए, मैन्योर चाहिए, वो सब इनको पता है। सो दे आल्सो हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीज़न्स एंड द क्रॉपिंग एंड एवरीथिंग। सो इनके पास साइंस का भी नॉलेज है। सो द ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स वो डू मैजिक। ऐसा नहीं है कि वो साइंस के स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, वो मैजिक में पड़े हुए हैं, उनको साइंस भी पता है। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स आर नॉट बेवकूफ, दे आल्सो हैव साइंस, ठीक है। ओके। रीथिंकिंग, रीथिंकिंग इन्होंने भी यूज किया रीथिंकिंग। जब ये बोल रहे हैं कि इंसान ने पहले सोचा होगा कि चलो नेचर को कंट्रोल करे, बाद में बोला होगा नहीं हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम हाथ जोड़ के इसका पूजा करेंगे। ये सब रीथिंकिंग है, ये सब ट्राइंग टू थिंक कि एंशिएंट मैन कैसे सोच रहा था। ये आज हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो ये रीथिंकिंग का जो मेथड है इन्होंने यूज किया था। रीथिंकिंग के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब हमने जब देखा था कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट टाइलर, टाइलर के बारे में बात किया कि जब वो रिलीजन का जो स्टार्टिंग है एनिमिज्म, पॉलीथेइज्म, मोनोथेइज्म, उसमें वो कैसे इमेजिन कर रहे थे कि अर्ली मैन कैसे इमेजिन करता होगा रिगार्डिंग ड्रीम एंड डेथ। तो वो रीथिंकिंग का मेथड हमने उस टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया था, यहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि रीथिंकिंग इज़ समथिंग जो कि टोटली एक असम्पशन है, कोई तरीका नहीं है इसको 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 प्रूव करने का। सो रीथिंकिंग का मेथड हैज़ आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड। एंड या सो ये हो गया हमारा फ्रेज़र। और फ्रेज़र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो बहुत अच्छे ऑथर थे, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं। और उनकी जो किताब है गोल्डन बॉ, ये गोल्डन बॉ किताब पढ़ने के बाद पीपल लाइक मेलिनोस्की एंड रैडक्लिफ ब्राउन ये एंथ्रोपोलॉजी में आए। अदरवाइज़ मेलिनोस्की फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ने वाले स्कॉलर थे। जब ये किताब उनके हाथ लगी, तो ही गॉट इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी। मेलिनोस्की को लेके कुछ बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे उनके लाइफ़ के बारे में कुछ जान सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजी के लिए। वैसे ही मार्गरेट मीड को लेके और फ्रांस बोएस को लेके भी मेरे पास वीडियोज़ हैं। मैं उनके लिंक्स शेयर कर दूँगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें नीचे अगर आपको लिंक चाहिए। सो आई विल शेयर द लिंक्स विथ यू। बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं जो एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स को देखने चाहिए। सो इफ यू आर अभी अभी तक अगर वीडियो देख लिया है तो ज़रूर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
सो इसको प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स कम प्रिपेयर कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये फ्री कोर्स को कंप्लीट करने का। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, बट ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। अभी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ इसमें और आएँगी। सो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए विथ योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू। मेरा नाम है चंद्रशेखर चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।